नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना सकता है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। लेकिन बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड अलग अलग गठबंधन में रहकर भी क्या अंदर खाने एक रहेंगे, या वाकई चुनाव के पहले बिल्कुल सलीम और अनारकली की तरह खुलेआम अलायंस का ऐलान कर देंगे। और अलायंस से रोकने के लिए, सलीम और अनारकली वाली भूमिका को खत्म करने के लिए कौन बैठे हुए हैं बीच में? आखिर बिहार की सियासत में चल क्या रहा है? चलते हैं इसी पर चर्चा के लिए सीधे वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, बिहार की राजनीति के अंतःपुर के सबसे बड़े जानकारों में से एक, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके अंतःपुर तक ऋषि मिश्रा जी की पहुंच नहीं है। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर। जरा हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि 18 जनवरी को 16 और 17 जनवरी को तो दिल्ली में, 16 को लैंड फॉर जॉब में सुनवाई होनी है सीबीआई के केस पर, फाइनल स्टेज में हियरिंग बताई जा रही है। 17 तारीख को इसी मामले में ईडी के केस पर, और आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति पर यदि गौर करें तो आज की परिस्थिति में 16 और 17 के बाद 18 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल का एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली गई है पटना के मौर्या होटल में। कहा जा रहा है तेजस्वी यादव को संजय झा वाली भूमिका दी जा सकती है पार्टी में, यानी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका। अब सवाल ये उठता है कि 15 तारीख या 14 तारीख, जिस दिन भी मकर संक्रांति है, उसके भोज का जो न्योता हमने देखा है, इस घटनाक्रम के ठीक पहले, हालांकि इस घटनाक्रम में एक और जोड़ लीजिए कि 18 तारीख को राहुल गांधी भी पटना में संविधान बचाओ सम्मेलन में है। 15 या 14 तारीख को जिस दिन भी पंडित जी लोग बता दे कि मकर संक्रांति मनाई जाएगी, उस दिन का न्योता बढ़ चुका है। और पशुपति कुमार पारस के बारे में कहा जा रहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की मेजबानी वो दही चूड़ा पर कर रहे हैं। अपने भतीजे को उन्होंने अब तक जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक इनवाइट नहीं किया है। और राजद में इतना बड़ा परिवर्तन, ये है क्या? देखिए, आपकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है, और खासकर पशुपति पारस के भोज को लेकर, निमंत्रण को लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को निमंत्रण दिया गया है। और अपने जो उनके भतीजे हैं चिराग पासवान, उनको अब तक निमंत्रण नहीं दिया गया। मुझे ये लगता है कि आगे भी निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष की बात है, तो बिल्कुल लालू यादव अब उस स्थिति में नहीं है। और किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होना अपने आप में बहुत बड़ा एक पद होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत से कामकाज होते हैं, बहुत से चीजों को देखना होता है, संगठन से लेकर तमाम चीजों को देखना होता है। और लालू यादव उम्र के उस पड़ाव में है और उनका स्वास्थ्य भी पूर्ण रूप से वो ठीक नहीं है। तो ऐसी चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल में एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो ऊर्जावान हो, युवा हो, पार्टी के कामकाज को देखे। तो उसमें सबसे अधिक जिस व्यक्ति के नाम का चर्चा है वो है तेजस्वी यादव। तो दो जगह डेवलपमेंट हो रहे हैं राजद में, एक प्रदेश स्तर पे और एक क्या कहते हैं आपको राष्ट्रीय लेवल पे। तो लालू यादव को सपोर्ट करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद से किसी व्यक्ति को नवाजा जाएगा, और संभवतः वो तेजस्वी यादव ही होंगे। ऐसे कई ऐसे व्यक्तियों का नाम चल रहा है, लेकिन जो हमारे सोर्स कर रहे हैं तेजस्वी यादव करीब तय है। और इसका चर्चा 18 तारीख को जो आपने कहा उसमें होगा। एक पुराने जो लोकदल के नेता हैं, कभी लालू यादव के भी सहयोगी रहे हैं, कभी नीतीश कुमार के भी सहयोगी रहे हैं, और झंझारपुर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। हाँ, तो आप बोलने तो दीजिए, तो आप बोलने से पहले ही जी बोलिए। तो अब झंझारपुर से संबंध रखते हैं आप, तो पहले ही बता देते तो हो गया। मगनी लाल मंडल, चलिए आगे अगला सवाल पूछिए। मगनी लाल मंडल को क्या बनाया जा रहा है ये तो बताइए, क्या बनाने की चर्चा चल रही है? मगनी लाल मंडल को संभवतः जगदानंद सिंह के स्थान पे प्रदेश अध्यक्ष
बनाया जा सकता है, ये करीब करीब तय है। और ये मकर संक्रांति के बाद किसी भी दिन, और संभवतः 18 तारीख के बाद पहले वो संभवतः पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि अभी राजद के सदस्य नहीं है। और मंगनीलाल मंडल के बारे में अभिषेक जी आप जानते हैं कि वो पुराने नेता हैं और संगठन के बहुत ही अच्छे जानकार हैं। मतलब एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में उनको दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, वो जनता दल यूनाइटेड के भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं एक दौर में। तो क्या वो इकलौते नेता बनेंगे जो दोनों बड़े भाई छोटे भाई की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को निभा चुके होंगे? जहां तक मेरी जानकारी है, विधानसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं, 4 से 9 शायद राज्यसभा सदस्य रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, लोकसभा भी रहे हैं। इससे लोकसभा वही सांसद, मैंने कहा झंझारपुर से सांसद, मतलब लोकसभा ही हुआ। 4 से 9 राज्यसभा सांसद रहे हैं। और अभी फिलहाल जेडीयू में थे, लेकिन जेडीयू में उनकी जो भूमिका एक तरह से नगण्य है। और ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेडीयू के, तो वो अकेला पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। तो लेकिन अब जो फिलहाल जो जेडीयू का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें वो कहीं न कहीं नेपथ्य में है, और इसलिए वो अपनी नई भूमिका के तलाश में है। और तो मुझे लगता है कि लालू यादव से उनकी मुलाकात भी हुई है, और 18 तारीख के बाद मंगनीलाल मंडल राजद में शामिल होंगे। असंभवतः उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जी, धानुक समाज की राजनीति अब चरम पर जा रही है, ये कहने की बात। कुशवाहा समाज के बाद धानुक समाज पर नजर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा आपने की, आलोक मेहता का नाम चर्चा में था। आलोक मेहता पर तो कल ईडी ने ग्रहण लगाया। 2 बातें मैंने सुनी है कि ईडी के छापों के बावजूद लालू यादव आलोक मेहता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपनी तरफ से एक एडमेंट अप्रोच कि हम करेंगे, चाहे जितने छापे डाल लो, डरने वाले नहीं है, एक ये चर्चा भी है। और स्टैंड बाई में मंगनीलाल मंडल का भी नाम है। क्या है ये मामला? वहीं युवा चेहरे के तौर पर रितु जायसवाल का भी नाम है। चर्चा में तो कई नाम है, ऐसा नहीं है कि जो आप नाम बता रहे हैं बिल्कुल खारिज हो गए। हालांकि आलोक मेहता को लेकर कल इजराइल मंसूरी हैं, रितु जायसवाल हैं, ऐसे कई युवा चेहरा है, शिवचंद्र राम है, तमाम ऐसे लोगों का नाम है। लेकिन लालू यादव ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को गाइड करने वाला, तेजस्वी यादव को एक मतलब एक होता है ना, मतलब कि पिता तुल्य कोई एक ऐसा आदमी हो जिसको संगठन का बड़ा अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति को वो जिम्मेवारी देना चाहते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव का भी अपना पक्ष है, वो चाहते हैं कि कोई युवा नेता को जो उनके पसंद का हो, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दिया जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन सबसे चर्चा जो राजनीतिक गलियारों में अभिषेक जी है, वो डीके टैक्स को लेकर है। मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक जवाब हम चाहेंगे। ये बताइए, संजय झा वाली भूमिका, संजय झा वाला रोल तेजस्वी यादव को देने की जो तैयारी है, उसके राजनीतिक मायने क्या है? कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका अपनी पार्टी में, जो अपनी पार्टी में संजय झा की है। देखिए, संजय झा का रोल क्यों दिया जाएगा? क्या लालू जी सक्षम नहीं है? देखिए, लालू यादव पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में कहने की बताने की जरूरत नहीं है। और लालू पार्टी को चलाने के लिए आपको 24 आवर राजनीति करने वाले व्यक्ति को ऐसे पद से नवाजा जाता है। और लालू यादव तो नो डाउट राजनीति के तो चाणक्य हैं ही, सिर्फ बिहार के नहीं, राष्ट्रीय राजनीति के भी चाणक्य हैं। कई सरकार बनाया, कई सरकार गिराया। यूपीए 1 में उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी, जब सोनिया गांधी को लेकर आम सहमति बनाने की बात थी, तो उसमें लालू यादव की उस समय महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो लेकिन अब उम्र के उस पड़ाव में है, बीमार हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए हैं, तो वो स्थिति में नहीं है कि वो गांव-गांव, जिला-जिला वो मतलब बैठक करते रहे, या पटना में भी रहे, तो ऐसा नहीं है कि उतने वो स्वस्थ नहीं है कि तमाम नेताओं से मुलाकात करे, पार्टी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो एक कार्यकारी अध्यक्ष, अब यही स्थिति नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तमाम उनके व्यवस्थाएं होती है। दूसरी तरफ संजय झा का रोल थोड़ा अलग है, ये बात मैं मानता हूं कि भाई गठबंधन की सरकार है, तो उनका दिल्ली दरबार में अच्छी पहुंच है, अमित शाह
और नरेंद्र मोदी के दरबार में। तो एक कोऑर्डिनेशन का भी काम संजय झा कर रहे हैं। तो वो स्थिति मुझे राजद में भी दिख रही है, क्योंकि जो भी तमाम जो कोऑर्डिनेशन का काम है, बातचीत करने का काम है, वो तेजस्वी यादव ही करेंगे। यदि कोई गठबंधन पे निर्णय लेना होगा, बातचीत करना होगा, तो तेजस्वी यादव ही लेंगे। फाइनल मुहर, ठीक है, फाइनल मुहर लालू यादव लगाएंगे, लेकिन बातचीत तो तेजस्वी यादव भी करेंगे। तो एक ऐसे व्यक्ति है और एक ऐसे पद की दरकार है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो काम काज है उसको सही ढंग से देख सके। और ये राजद जो हो गई, जेडीयू ही एक व्यक्ति की पार्टी है, जो कहने की कोई गुरेज नहीं है। तो उस ऐसे महत्वपूर्ण पद पे मुझे लगता है परिवार के ही लोगों को जिम्मेवारी दिया जाएगा, उसमें सबसे फिट तेजस्वी यादव बैठते हैं। जी अच्छा, तेजस्वी यादव की आप बात कर रहे हैं। कल से तेजस्वी यादव ने एक राजनीतिक धमाका जो किया है उसकी चर्चा बहुत होती है। डीके टैक्स, हम लोगों ने दिल्ली बेली फिल्म देखी थी, याद होगा, भाग भाग डीके बोस डीके बोस डीके, सुना है ना? तो मैंने डीके बोस याद आ गया हमको, डीके बोस डीके बोस डीके बोल रहा है कि डीके बोस बोल रहा है, मुझे याद ही नहीं है। अब ये यहाँ पर भाग भाग डीके बोस डीके की जगह अब डीके टैक्स की चर्चा हो रही है। कभी इन्होंने आरसीपी टैक्स की चर्चा की थी एक जमाने में, 2017-18 के दौर में तेजस्वी जी ने चर्चा की थी। अब ये डीके टैक्स की चर्चा कर रहे हैं। ये इस तरह की चर्चाओं से बिहार की सियासत में किस तरह का नैरेटिव सेट हो रहा है? देखिए, दो प्रकार के चर्चाएं हैं। एक बात तो है डीके टैक्स, मतलब अब कहने की जरूरत नहीं है, दीपक कुमार को लेकर कहा। अच्छा जी, ऐसे डेवलपमेंट में है या नहीं, ये तो दीपक कुमार बताएंगे या तेजस्वी यादव बताएंगे। इससे पहले जेडीयू में एक और टैक्स की चर्चा होती थी, आरसीपी टैक्स। तो इस प्रकार की चर्चा तो होती रहती है, लेकिन इसके दो थ्योरी हैं। एक थ्योरी ये है कि जेडीयू के ही कुछ नेता हैं या जेडीयू के ही एक खेमा है, ये डीके से बहुत परेशान है और ना चाहते हुए भी उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, देखिए किसी व्यक्ति का नाम लेना ठीक नहीं है। हाँ, जब तक किसके बारे में न्यायालय कोई पुष्टि ना कर दे तब तक हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। पार्टी में ही एक बड़े नेता हैं, या एक धरा है जो इनसे दीपक कुमार जी नो डाउट नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। अभी जो भी डिसीजन जो होता है उसमें उनका एक रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तो उनका रोल तो उसमें डिसीजन मेकिंग में उनका रोल होता है। और ऐसा चर्चा है, देखिए मेरे पास कोई ऐसा जानकारी नहीं है, चर्चा है कि तमाम जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, चाहे वो डीजीपी का हो, चीफ सेक्रेटरी का हो, या डीएम का हो, या एसपी का हो, तमाम जो पोस्टिंग होती है उसमें उनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और चर्चा ये भी है कि जो डीके साहब हैं कि इतना वो मजबूती से वहां फील्डिंग लगा रखे हैं कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जो विधायक हैं जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनका भी वहां पत्ता नहीं, मतलब उनका भी दाल नहीं गलता है वो, जब तक दीपक जी जो है, डीके जो साहब जो है, जब तक मोहर नहीं लगाए जी। तो चर्चा ये है कि जेडीयू खेमा से ही तेजस्वी यादव को सिग्नल दिया गया तब इस प्रकार का कि डीके से छुटकारा पा सके जी। और दूसरी बात हमें समझ में नहीं आती, ऋषि जी एक बात हमें समझाइए थोड़ा, इस मामले में मुझे समझ में नहीं आता। लालू यादव पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, न्यायालय ने उसे सिद्ध भी किया। नीतीश कुमार पर किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप उनके विरोधी ने भी व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगाया, ये भी एक सच है। लेकिन नीतीश कुमार के आसपास जो भी अधिकारी रहे उन पर लगातार आरोप लगे, और इसके ठीक उलट हम देखें, लालू यादव या राबड़ी देवी जितने दिन सत्ता में रहे, बिहार की सत्ता में मुकुंद बाबू की चलती थी, मुकुंद प्रसाद आईएएस अधिकारी। और मुकुंद बाबू के बारे में लोग कहते थे कि बिहार में अगर 5 आईएएस अगर आप गिनती करेंगे जो ड्राई ऑनेस्ट थे 47 से लेकर आज तक, तो उसमें से एक नाम मुकुंद बाबू का होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि लालू यादव को पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन उनके पास जो अधिकारी थे उन पर किसी विरोधी ने भी कभी भ्रष्ट उन्हें नहीं माना, उन्हें ईमानदारी की साक्षात प्रतिमूर्ति लोग मानते रहे। और नीतीश कुमार ईमानदार है, सवाल पूरा करने दीजिए, नीतीश कुमार ईमानदार माने जाते हैं और उनके आसपास जो आता है उस पर टैक्स की बात होती है। तो क्या एक ईमानदार नेता को एक भ्रष्ट अधिकारी की जरूरत होती है, या एक भ्रष्ट अधिकारी को एक ईमानदार
एक ईमानदार नेता को क्या एक भ्रष्ट अधिकारी की जरूरत होती है, और क्या एक तथाकथित भ्रष्ट नेता को एक ईमानदार अधिकारी की जरूरत होती है? ये क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं देखिए, क्या? आप देखिए, अभिषेक जी, तेजस्वी यादव अपोजिशन के नेता हैं, उनका काम है आरोप लगाना। लेकिन तेजस्वी यादव ने जब आरोप लगाया है तो कुछ पुख्ता सबूत दिया है क्या, या क्या वो ऐसा कह कोई रहे हैं कि सबूत नाम है भी उनके बताएंगे, पास आज कि? ही मैंने देखा, वो कह रहे हैं नाम भी बताएंगे। हाँ, तो नाम बताएंगे। राजनीति में देखिए, वार प्रतिवार ये ऐसा होता रहता है कि ये फन्ना टैक्स हुआ, या आरसीपी सिंह के लिए ही कहा जाता है कि आरसीपी टैक्स था। लेकिन इसके कोई पुख्ता कॉन्क्रीट सबूत हैं कि दीपक कुमार या आरसीपी सिंह जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे या अभी हैं, तो इस प्रकार के खेल में इन्वॉल्व हैं? ये एक आरोप हुआ, एक आरोप हुआ। और तेजस्वी यादव को तो बताना चाहिए, वो तो गठबंधन सरकार में थे। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे ना, नीतीश कुमार के डिप्टी रहे। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बहुत नजदीकी से देखा होगा। तो ऐसा कोई सबूत है तो रखें, नैरेटिव बनाने के लिए सिर्फ। लेकिन ये चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में है, ये बात मैं मानता हूं। चर्चा जरूर है कि मतलब दीपक कुमार जो चाहते हैं वही होता है। दीपक कुमार जिस व्यक्ति के सर पे हाथ रख दें, उनका जिला तैनाती आराम से हो जाएगा। ये सुपर बॉस हैं, वो सुपर, मतलब एक तरह सुपर सीएम के रोल में है। लेकिन जो तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, मौके पे रहा है, ज्यादातर मौके पर लेकिन रहा है। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। नीतीश कुमार ईमानदार है, मान लीजिए मैं ईमानदार हूं, और हमारे अधीनिष्ठ काम करने वाले, चाहे वो मंत्री हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, या तमाम ऐसे लोग हों जिसपे गंभीर आरोप है। आरोप ही नहीं, एक व्यक्ति तो जेल भी गए हैं, संजीव हंस जेल भी गए हैं, उनको निलंबित भी कर दिया गया है। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे लोगों की जानकारी नहीं है जो उनके छत्रछाया में अकूत संपत्ति बना रहे हैं? और हम लोगों ने तो, क्योंकि हम और आप दोनों बिहार से हैं, हम अपने आसपास तो देखते हैं, जो आदमी खाकपति था आज अरबपति है, और जेडीयू में है, और जेडीयू में बहुत ताकतवर नेता है। सिर्फ जेडीयू को ही क्यों आप क्यों लिस्ट में लपेटे में ले रहे हैं? बीजेपी का देख लीजिए, राजद के देख लीजिए। जो राजद के विधायक कभी साइकिल से अस्पताल में कौन दवा सप्लाई करेगा? जब सरकार बदलती है, जब मंत्रालय बदलने वाला होता है, तो जितनी दवा कंपनियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी, सब इस कवायद में लग जाती हैं कि कौन स्वास्थ्य मंत्री और कौन स्वास्थ्य सचिव बनेगा, ताकि मेडिकल कॉलेज या अस्पतालों में उसकी कंपनी के दवा सप्लाई का ठेका उसको हासिल हो सके। ये खेल तो हर जगह होता है। मैं आपको बता दूं, एक लोकल पत्रकार हमको बता रहे थे कि एक मंत्री के पास जो कारा अधीक्षक साहब थे एक जिले के, वो गए और मंत्री जी को कहे कि सर ये मेरी तरफ से भेंट है। तो मंत्री जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं। बोला नहीं सर, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। सर बहुत जगह देना पड़ता है। तो मान लीजिए मान लीजिए कोई एक जिला है, वहां से वो मंत्री आते हैं, तो वहां के तमाम लोगों का पैसा बंधा हुआ होता है, चाहे वो सिविल सर्जन हो, जेल अधीक्षक हो, चाहे वो तमाम, वो बेचारे हाथ जोड़ लिया कारा अधीक्षक, सर इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, बहुत लोगों को देना पड़ता है। तो ये स्थिति है। और यदि ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है बिहार में, या ऐसे कार्य हो रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है? और मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, आप इस्तीफा दे दीजिए, जाइए परचून की दुकान चलाइए, घर बैठिए। ठीक है, परचून की दुकान की बात बाद में, पहले ये बताइए ऋषि जी, वो देखे हैं ना मुगले आजम, कमाल अमरोही की एक जबरदस्त मूवी है, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर भी किया गया, तब भी हिट रही वो। उसका एक डायलॉग है, अनारकली सलीम की मोहब्बत तुझे मरने नहीं देगी और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। देखे है ना, ये बादशाह अकबर का, ये कौन बादशाह अकबर बना हुआ है आखिर, जो आखिर अनारकली और सलीम, जो बिहार की राजनीति में प्रतीकात्मक तौर पर आप देखें, दो राजनीतिक दलों को इंगित करते हुए मैं कह रहा हूं, कौन है वो जो अनारकली और सलीम को मिलने से रोक रहा है? अब अनारकली सलीम को मिलने से दिल्ली दरबार में बैठे एक से एक योद्धा हैं। आप देखिए अकले आलोक मेहता के हैं, जो हुआ कार्रवाई हुआ है। अब देखिए 25-26 साल पहले का मामला है।
जो जिस मामले में आलोक मेहता पे कार्रवाई हुई है वो 25-26 साल उनके पिता द्वारा कोई कोऑपरेटिव बैंक का किया गया था। अब पुराने से मामले खंगाल के लाए जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का घेराबंदी हो रहा है जो राजद प्रमुख के करीबी हैं। तो घेराबंदी तो देखिए दिल्ली दरबार उन्हें प्राप्त है। देख जाने आलोक मेहता के बारे में कहा जाता है नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच कथित तौर पर एक लाइव वायर करते हैं लोग उन्हें। बिल्कुल आपने सही कहा। और सुनिए ना, एक फिल्म में गाना है ना, तुम मुझे चाहो ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम मुझे चाहो नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, यदि किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो दिल्ली दरबार के वो नेता है, वो तमाम जो मशीनरी है वो इशारा दे रहे हैं, तुम मुझे चाहो नहीं चाहो कोई बात नहीं, यदि राजद को चाहोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो संकेत तो है ही, कहने की जरूरत नहीं है। राजद और जदयू को आप जो है सलीम और अनारकली बता रहे हैं, लेकिन एक आप बता रहे हैं इसलिए मैंने उसको समझाया। नहीं, एक चीज बताइए, आप सलीम और अनारकली की बात कर रहे हैं, फिल्म के डायरेक्टर तो वहां पर कमाल अमरोही थे, यहाँ कौन से अमरोही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बताइए कि सब कुछ सारा राजनीतिक घटनाक्रम 14 या 15 जिस दिन मकर संक्रांति है, पशुपति पारस के यहाँ के भोज से, और कहीं भोज होगा वहां से, दही चूड़ा और तिलकुट के भोज से शुरू होकर 18 तारीख तक पहुंच रहा है। 18 तारीख को एक सिरा जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, मौर्या होटल में राजद की कार्यकारिणी की, जिसमें संजय झा वाला रोल राजद के अंदर क्रिएट करके दिया जा सकता है तेजस्वी यादव को, जो बात आप कह रहे थे। लेकिन उसी दिन 21 मेमोरियल हॉल में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। क्या ये सब संयोग है या प्रयोग है? देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, ये मैं बता सकता हूं। नहीं, राहुल गांधी को क्या, राहुल गांधी उसी दिन का चुनाव क्यों किया है उन्होंने? अब इसकी जानकारी नहीं है मुझे, राहुल गांधी ने क्यों 18 तारीख की। देखिए, राहुल गांधी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, मुझे लगता है कि जो राजद ने जो कार्यक्रम तय किए हैं उससे पहले राहुल गांधी का कार्यक्रम बन गया था। अब इसके पीछे दोनों डेवलपमेंट के पीछे क्या खेल है ये मुझे जानकारी नहीं है, तो हो भी सकता है। हालांकि देखिए, अभी राहुल गांधी के लीडरशिप को लेकर, खासकर इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम लोगों ने सवाल उठाया, तो कम से कम राजद तो एक ऐसी पार्टी है जो राहुल गांधी का समर्थन किया है। ऋषि जी, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे 7वीं 8वीं क्लास में, तो 18 जनवरी की तारीख से मुझे याद आया। 18 जनवरी की तारीख जब भी जेहन में आती है तो एक याद आता है, ढाका के फाइनल में ऋषिकेश कानिटकर ने चौका मारा था लास्ट में, सीधे इंडिया को इंडिपेंडेंस कप का चैंपियन बना दिया था। सकलैन मुश्ताक के बॉल पर जो चौका मारा था। अब यहाँ कौन चौका मारेगा 18 जनवरी को? राहुल गांधी, तो देखिए ना, तेजस्वी यादव या लालू यादव? या चौका पहले ही मकर संक्रांति को लग जाएगा? राहुल गांधी आते हैं, किन लोगों से मुलाकात होती है, चर्चा तो बहुत है। आज नहीं बताएंगे दर्शकों को थोड़ा आगे की कहानी भी बताने के लिए कुछ स्टोरी चाहिए ना। तो 18 को राहुल गांधी के कई नेताओं से मिलने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, उसमें जेडीयू के भी नेता हैं। चर्चा ऐसा है, जेडीयू के भी नेता, नाम नहीं बताएंगे हम, जो भी जेडीयू के बड़े नेता हैं जिनका राहुल गांधी से मिलना तय है एक तरह से। तेजस्वी यादव तो मिलेंगे ही, मुझे लगता है लालू यादव से भी मुलाकात हो सकती है। हो सकता है राहुल गांधी खुद लालू यादव से मिलने जाए, उनका सेहत और हालचाल पूछने जाए। लेकिन जेडीयू के एक बड़े नेता की राहुल गांधी से हो सकती है मुलाकात हो पटना में, चर्चा है। तो देखिए, राहुल गांधी और लालू जी मिलते हैं तब तो मटन बनता है, साबुत खड़े मसाले वाला। राहुल गांधी भी बनाते हैं, लालू जी मटन तो बनता ही। संक्रांति के दिन नहीं बनता है, उसके पहले भी बनता है। अरे आप पूरा सुनते नहीं, यही दिक्कत है। मकर संक्रांति के बाद बोले हम। अच्छा, खैर चलिए, क्या बिहार की सियासत में पक रहा है, निश्चित तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अंदर तेजस्वी यादव को वही रोल दिए जाने की चर्चा है जो जदयू के अंदर संजय झा को है, यानी कार्यकारी अध्यक्ष की। लेकिन मूल सवाल यही है कि सलीम और अनारकली की मोहब्बत पर पहरेदारी कौन कर रहा है, और इस पहरेदारी के बाद
राहुल गांधी क्या उस पहरेदारी को तोड़ने में कामयाब होंगे? पटना पहुंच रहे हैं और पटना पहुंचने के बाद पटना से जिस प्रकार का संदेश राहुल गांधी देंगे, तमाम तरह के एसी डीसी सबको किनारे करने पड़ेंगे। वैसे भी जाड़े में एसी की जरूरत कम पड़ती है। जनता दल यूनाइटेड में जो एसी लगा हुआ है, राहुल गांधी उस एसी से खफा रहते हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अंदर ऐसा कोई डीसी दिखाई नहीं दिया है जिससे वो खफा हो, लेकिन जदयू के अंदर जो एसी लगा हुआ है, उस एयर कंडीशन यानी उस एसी से राहुल गांधी खफा रहते हैं। क्या नीतीश कुमार उनके संकेतों को समझ गए हैं, या जाड़े के मौसम में नीतीश कुमार ने भी एसी चलाना बंद किया है तो क्या परमानेंट बंद कर देंगे, नए ब्रांड का एसी लाएंगे? थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, सियासत गर्म है और सियासत गर्म है तो फिर एसी का कंप्रेसर भी कहीं गर्म ना हो जाए। ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए समय निकाला। आगे भी हम आपसे बिहार की राजनीति की ताजा तरीन हालातों पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।